अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। वाले साहब की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अब हुकूमत पंजाब को या पाकिस्तान में क्या कह सकता हूँ, डेंगू ने बहुत मुतासर किया है और पंजाब हुकूमत की नाअहली है, पूरे पाकिस्तान में नाअहली है कि इन्होंने एडवांस में स्प्रे नहीं किए, लार्वा को रोका नहीं है। फिर स्प्रेड की हालत ये है क्या अब जो डेंगू के जितने पेशेंट आ रहे हैं अस्पतालों में क्या हाल है, वन कैन ईज़िली अंडरस्टैंड कि क्या हालात और वाक़यात चल रहे हैं। और आईसीयू में अगर हालात अगर बिगड़ जाए, प्लेटलेट्स नीचे आ जाएं तो बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। देखिए, मेरी एक बात तो मैं आपके सामने रख देता हूँ, टोटका है, वॉट एवर इट इज़। छोटा भाई मलेशिया में था तो दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं और उसने उस पर अमल करके देखा, जिसको मैंने भी कहा। और उसका अगर प्लेटलेट्स डाउन आना शुरू हों तो कीवी है, कीवी को खाएं आप। और दूसरा जो है नारियल का जो पानी है ना, नारियल का जो जूस है, यानी जो फ्रेश जो है, वो दिन में 2-3 दफ़ा लें आप। कमज़ोरी भी और प्लेटलेट्स की वापसी भी है। बहरहाल यानी मैं इसे कहूँ कि ये इजाफ़ी तौर पर चीज़ें हैं। मैं इसको ये नहीं कहता कि ये उसका इलाज है। इलाज अपन आप जारी रखिएगा, मैं आपको पहले बता दूं, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को और चीज़ों को बेहतर करने के कॉन्टेक्स्ट में है। दुआ गो ज़रूर रहिएगा। वाले साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे। एज माशाल्लाह काफ़ी है, 70+ हैं, लेकिन कौन चाहता है कि आज वो छिन जाएँ। अभी आपके सामने बैकग्राउंड में मैं चला रहा हूँ ये siyaasat.pk में महंगाई इशू पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मखसूस सहाफ़ियों और जमात के इनका ओपिनियन क्या है। ओपिनियन में तफसील में बड़ी बातें हुई हैं। मिसाल के तौर पर क्या कौन कह रहा है, किस तरह बातें हो रही हैं, वो सारी अब जब से आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें डॉलर के मुकाबले में ये हो रही हैं तो ये इशू बन गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कही आए और आप सबके वो साफ़ी, हाँ साफ़ी कह सकते हैं उनको, मंसूर अली खान साहब, वो अजीब व गरीब मंतकब पेश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं पता नहीं क्या पकड़ लिया, क्या कर दिया। रियलिटी पे बेस बात करें आप। आज जो पाकिस्तान का हालत औसत आमदनी के हवाले से है या कर्ज़ों के हवाले से, इमरान खान ने तो नहीं किया ही। इस मुल्क की सिमत का तयन क्या ये 3 सालों में होना था? गुज़श्ता सालों में ये जो सारे जो बातें करते हैं, ज़रा तारीख़ी तौर पर बताएं कि गुज़श्ता 60 सालों में, 40 सालों में, 30 सालों में इस मुल्क के साथ बेहतरी कहाँ की? डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया? ज़रूरी अजनास के साथ साथ बता दें, कोई पॉलिसी चैलेंज है बता दें। पिछली गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया तो हम इनको तनकीद खाली इनको करें तो यह बेहतर। बहरहाल ये आपके हैं। और कमाल की बात है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जो सारी बातें उठा कर दी, बड़ी मच्चे लगी हैं हम सबको। और उन्होंने अब हर एक ने अपनी तरीक़ा वारदात है, जो कि मैंने बातें बहुत ज़्यादा करनी है, मैं वो सारी नहीं दोहराऊँगा। वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी, वो अज़मा बुखारिया, वो मलाला यूसुफ़ज़ई का वाला तो उठ गया आ गया। और तू क्या चीज़ है भाई? कौन है तू? यानी तुम लोगों का एजेंडा क्या है? तुम्हें पाकिस्तान से क्या? खुद तो तू बाहर बैठा हुआ है, NGO के पैसों पे पल रहा है तू बैठ के। यानी शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, तुम जैसे आदमियों को। तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पाकिस्तान से इंटर लेके आओ अपनी बेटी को पाकिस्तान के अंदर, यहाँ आके पता चले कि यहाँ बहुत काम कर रही है। बाहर लेके बैठे और बातें करा दो जितनी मर्जी उसको। और फिर वो उमर चीमा, यानी वो ही एक लॉबी है जो सो कॉल्ड लिबरल की है, वो उसी तरह ही। और सलाह बुचा कहने लगे जी वीडियो बद बनाए पाकिस्तान में आके। क्या पाकिस्तान में सामना करना है आपको रियलिटीज़ का किसको पता है? किसको पता है? और यहाँ बहुत से लोगों ने, फराह यूसुफ ने कुछ जवाब दिए हैं, वो बैकग्राउंड पे सारे चल रहे होंगे। अतर काज़मी ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया, वो भी सब सुन लीजिएगा। ज़ियाउद्दीन यूसुफ को, बाकी लोगों ने बहुत तफसील में जवाब दिए हैं, वो बैकग्राउंड पे सारे चल रहे होंगे। अब जिस पे ये झगड़ा सारा शुरू हुआ है, ज़रा वो कुछ चंद वीडियो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए। हमारे दोस्त हैं मुर्ज़ा शाह साहब, उन्होंने वो वीडियो साथ शेयर की हैं, उन्होंने वो सारी वीडियो साथ लगाई हैं वो ज़रा आप लोगों के लिए। और जो बातें उन्होंने की हैं, और PTI नॉर्थ वेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो आसिफ भट्ट साहब ने जो बातें की हैं, ज़रा सुन लें क्या उन्होंने कोई गलत कही हैं। उनके 2-3 छोटे छोटे शॉर्ट से जो बातें उन्होंने गुफ्तगू की हैं, ज़रा पहले वो सुन लें। इमरान खलील मैनचेस्टर से, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में महंगाई जो है बहुत ज़्यादा ऊपर आई है। और पाकिस्तान में जो तेल की वजह से लोगों ने इशू बनाया हुआ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अपोजिशन ने स्पेशली इस चीज़ों को उछाला हुआ है। आप देखें ये पेट्रोल पंप पे मैं खड़ा हूँ, इसकी प्राइस आप देख लें कि पाकिस्तान की इसकी प्राइस में 50% का जाके फ़र्क पड़ता है।
महंगाई हर जगह पे आई है और जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने महंगाई को पाकिस्तान में कंट्रोल किया है, मेरा ख्याल यूके में या यूरोप में या अमेरिका में ऐसे कंट्रोल नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी मलिक इमरान खलील जो कि इस यूके में रहता हूँ, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें पेट्रोल के हवाले से, महंगाई के हवाले से काफ़ी चर्चे थे। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वैलिड भी हुई है। मेरा मकसद किसी सियासी जमात को सपोर्ट करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, अपने अदारों को सपोर्ट करना है। इसलिए आपसे ये मैं अपील करता हूँ कि बजाय आप मेरे पे कीचड़ उछालें या अपनी गवर्नमेंट पे कीचड़ उछालें, सभी लोगों को पता है ये इमरान खान वो लीडर है दुनिया में जिसको लोग हर मुल्क में हर बच्चा जानता है। लोग समझते हैं कि इमरान खान दुनिया का एक वो वहाँ लीडर है। मैं इस वक्त मैनचेस्टर के एक मकामी पेट्रोल स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो पूरी दुनिया में वो बड़ी हैं। इस वक्त आप देखें पीछे मेरे ये जो प्राइसें हैं, 1 वीक पहले ये प्राइसें बहुत कम थी। आज ये देखें ये प्राइसेस दुगनी हो गई हैं यूके में भी। तो मैं पाकिस्तानी अवाम से ये अपील करता हूँ, तो यूके और पूरी दुनिया के अगर मुनासबत से हम अगर देखें, कंपेयर करें, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बहुत लो है। और आपको पता होगा कि खान साहब भी जिस तरह उन्होंने 30% सब्सिडी दे रहे हैं बुनियादी अशिया की ज़रूरतों की, उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी, आपने वो सारी गुफ्तगू जो है ना आसिफ भट्ट के हवाले से जो 3 उनके जो ट्वीट मुख्तलिफ आए, मुर्जा शाह ने जो शेयर किए, वो बैकग्राउंड पे भी चल रहे हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू शॉर्ट्स के आप लोगों के सामने आ जाए ताकि आप लोगों को पता चल सके इशू क्या है। अब मैं इन शॉर्ट में आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दूँ। महंगाई 2011 से लेकर मैं पटिशनें चल रहा हूँ, 15-15 साल हो गए मुझे। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के हवाले से, महंगाई के हवाले से मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन मुझे वजह क्या है कि हर कोई गवर्नमेंट एक दूसरे पर टालती रही। इस गवर्नमेंट ने रूम दिया, इन्होंने बाकायदा जुडिशल कमीशन बनाए, रिपोर्टें आईं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अदालतों में मामले ज़ेर इल्तवा, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन वो वजूहात निकाली सामने, और मेरी पटिशन ये थी कि आप एग्रीकल्चर से रिटेलर तक की कीमत और मार्जिन फ़िक्स कर दें। आपका मिडल मैन क्या बना रहा है, क्या बेवकूफ़ बनाता है, क्या लूट मार करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो कर रहा है। शुगर मिलों के नाम पर क्या होता है, चीनी बेच दी जाती है लेकिन फिर गोदामों में पड़ी रहती है। जब होड़ की जाती है, रेट बढ़ता है, तो वो शुगर मिलों का वहाँ तो सेल कर दी होती है, सेल टैक्स कम दिया होता है, वहाँ जितना मर्ज़ी ज़्यादा बेचें आपको पता ही कोई नहीं है। तो ये सारा मिली भगत से सारा काम चल रहा है, और इसको कंट्रोल करने के लिए या तो लेके आए ना, या तो बताएं ना आपकी जो है ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातें क्या करना है इसमें। मैं तो बार बार कहता हूँ, और यहाँ मैं आपके सामने वो जो मेरी इस महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू हुई मलिया हाशमी के साथ, उतना पोर्शन ज़रा वो देख लीजिएगा मैंने वहाँ क्या कहा है। नैब से क्या हमारी आवाम की तवक्कुआत कुछ ज़्यादा ही वाबस्ता हो गई हैं, या हमारी तवक्कुआत दुरुस्त हैं और नैब को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि कोई इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे? बहुत शुक्रिया आपका। इशू तो आपने बड़ा अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में उठाया है कि नैब को हमेशा से हरफ तनकीद बनाया जाता है, लेकिन नैब की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। सिंपल सी मिसाल उसकी है कि पुलिस का कन्विक्शन रेट जो पुलिस में सजाएं है वो 8 से 10% है, जबकि नैब में तकरीबन 70% के करीब सजाएं हैं, जो शुरू में गालबन कोई 80-90% के करीब सजाएं थी। यहाँ वजह यह है कि नैब ने पब्लिक एट लार्ज के हवाले से कई मामला को टेकअप किया और उसके मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया। सियासी लोगों के हवाले से ही मामले आएंगे, लेकिन नैब को जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, और उसका डिसएडवांटेज ये है कि अब दूसरी और तीसरी जो तरमीम आई है उसमें ये माफिया शायद जो इस तरह के जो माफिया हैं जो पब्लिक करते हैं वो शायद निकलने की कोशिश करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि नैब को अब जो रिस्ट्रक्चर भी अगर करना है तो इस तरह रिस्ट्रक्चर नहीं कर देना कि नैब के आप दांत ही निकाल लीजिए। बाहर लग जा रहा है कि यहाँ से नैब के दांत निकाल लिए जाए। और एक खबर देता चलूं आपको मैं कि ये जो तीसरी तरमीम आई है, तीसरी तरमीम को खत्म करने के लिए सेनेट के लिए बाकायदा मीटिंगें चल रही हैं, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी को शायद उसको डिस्प्रूव करवा लिया जाए। इमरान खान ने अगर कोशिश भी की है उनकी गवर्नमेंट ने, तो वो भी उसका मंतकी अंजाम की तरफ शायद ना जाने दिया जाए।
अब जो इशू जो आपने बात उठाई है वो बड़ी अहम इशू है। नैब का जो इदारा है उसका तरीकाकार यही है कि पहले शिकायत जाती है, उसकी कंप्लेंट की वेरिफिकेशन होती है, फिर वो अपग्रेड होती है इंक्वायरी में, फिर वो इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होती है, फिर रेफरेंस फाइल, इतनी स्टेजेस हैं। उसके बाद यही वजह है कि कन्विक्शन रेट बेहतर है। लेकिन यहाँ जो असल बात आपने उठाई है वो सोचने की ये है कि एक बात बता दूं, मैं पब्लिक इंटरेस्ट में गुज़श्ता 20 सालों से काम कर रहा हूं और हर गवर्नमेंट के अंदर ऐसी ऐसी पिटीशन है जिन्होंने 3-3 अदवार देख ली हैं। ये पहली गवर्नमेंट है कि उन्होंने चीजों को मंतकी अंजाम तक लेके गया। मैं मिसाल के तौर पर चीनी की कमीशन रिपोर्ट अगर आ जाए, गंदम की कमीशन रिपोर्ट आ जाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हवाले से जो बहरान पैदा हुआ उसकी कमीशन रिपोर्ट आ जाए, IPVs की कमीशन रिपोर्ट आ जाए, लोन्स के हवाले से कमीशन रिपोर्ट आ जाए, ये मैं क्रेडिट देता हूं इस गवर्नमेंट को। यानी इन्होंने जी, आपने मलिया हाशमी से मेरी गुफ्तगू सुन ली, इसमें सारा निचोड़ है। अब कुछ अदालती खबरें हैं जो आपके साथ बड़ी डिस्कस करनी है और अपना उसमें 2-3 अहम इशू हैं। सबसे पहला जो इशू है वो जमात इस्लामी के हवाले से सिराजुल अक्सा पंडोरा पेपर का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए। उन्होंने पनामा केस में पनामा केस तो डिसाइड हो चुका है, उसमें मुतफरक दरख्वास्त कैसे मेंटेनेबल होगी मेरी समझ से बाहर। अगर वाकई करना चाहते थे तो पंडोरा बॉक्स की इंडिपेंडेंट लेके, और ये भी कहना कि सिर्फ नवाज शरीफ सिराजुल अक्सा अच्छा नहीं लगता, बाकी लोगों के हवाले से कितनी पटिशन आप लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में, तो मैटर ही ये था, ले जाते, आपको रोका था किसी ने, आप फाइल कर दें। आप ये सारा तो आप लोगों ने बैठ के फैसला करना है, ये तो आप लोगों ने देखना है, और आप जब लेके जाएंगे तो तभी मामला ठीक चलेंगे, तभी हालात और वाक़यात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तभी आप नताइज बेहतर हासिल कर सकेंगे। खाली ज़ुबानी कलामी बातों करने से कुछ नहीं मिलता। और यहाँ कई दोस्तों ने बाकी जो ट्वीट शेयर किए थे वो बैकग्राउंड में मैं आपके सामने चला चुका हूँ। और यहाँ सूबाई वज़ीर असद खोखर के भाई मुबशर खोखर के कत्ल का केस की अहम पेशरफ्त है। चलान प्रोसिक्यूशन जमा करा दी है, 2 मुलजमान को नामजद किया है और 3 मुलजमान को चलान में शामिल किया है उन्होंने। मुलजम नाज़म अली को मरकज़ी, जबकि मुंसफ को बतौर शरीक मुलजम नामजद किया है और एतराज़ कर दिया है, दायर कर दिया है वाक़े के वीडियो शवाहिद भी चलान के साथ लफ करना है। और यहाँ सेशन कोर्ट में अली ज़फ़र के मामलात वो चल रहे हैं सारे आपके सामने, सोशल मीडिया पे जो मामलात किस तरह हो रहे हैं। फाजिल जात जो थे वो रुखसत होने के बाद केस की समाअत मुलतवी हो गई है। समाअत जो है वो 22 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी हो चुकी है और मिशा शफ़ी, माहम जावेद और हमना रज़ा को पेशी के लिए आखिरी मौका दिया गया है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट यूसुफ अब्दुर्रहमान की रुखसती के बायस जो है ना समाअत मुलतवी हो चुकी है। उन्होंने मुझे समन करने के हवाले से वो सेशन कोर्ट में भी चैलेंज किया ज़ाती हैसियत में, और मोहम्मद यासीन शाहीन ने एडिशनल सेशन जज जो हैं उन्होंने इसकी समाअत की है। FI के खुसूसी मैजिस्ट्रेट ने मिशा शफ़ी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे रखा है। अली ज़फ़र के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। ये कहाँ का कानून है कि इल्ज़ाम लगाकर मुल्क से बाहर भाग गए? बात तो सही है, आए फेस करें। ये जो मी टू कैंपेन और ये लिबरल माफिया, ये जो हमारे दीन के ख़िलाफ़ ये जो बकवास करते हैं, जो बोलते हैं, जो भौंकते हैं, शर्म है, इनका दीन से क्या ताल्लुक़ है? वो इफ़त उमर की शक्ल में ले लें, सबा हमीद की शक्ल में ले लें, वो जितने इनके साथ गैंग है वो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना इन लोगों का क्या काम है, इनका पाकिस्तान से या पाकिस्तान में के अंदर इनके क्या स्टेक हैं। वन कैन ईज़िली अंडरस्टैंड कि इनके स्टेक पाकिस्तान में कोई नहीं है। अब आखिर में प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं खाना अपना खाया गया है बांट कर किस एहतमाम से, मेरा वतन कोई चोरी का माल था जैसे शयान ने बहुत खूबसूरत ट्वीट किया है, बैकग्राउंड पे वो चल रहा है। और उन्होंने साथ एक गाना जो है, गाना नहीं, मैं गाने से मुराद मैं तरन्नुम के साथ जो बात है ना, जो आपके जज्बात को उभारने के लिए यानी उजागर करने के लिए अब लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर होगा, वो चलाया है। मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से कबल वो ज़रूर चलाऊँगा ताकि आपको समझ सके। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, गर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम सरबकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है।
इस ढंग पर है जोर तो ये ढंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम की कोई जात न मजहब न कोई कौम, जालिम के लब पे जिक्र भी इनका गुनाह है। फलती नहीं है शाखे सितम उस जमीन पर, तारीख जानती है जमाना गवाह है। कुछ कोर बातनों की नजर तंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जर की जंग है न जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के असूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अमन लहू रंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। याद चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।